हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। आज से हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एग्रोनॉमी वाला पोर्शन, जिसमें हम सीरियल क्रॉप को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट क्रॉप होगी कल्टीवेशन ऑफ राइस। फ्रेंड, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होगी। मैं एग्रीकल्चर का सारा पोर्शन डिस्कस करूँगा। इसमें हम आज से सीरियल क्रॉप को स्टार्ट कर रहे हैं। इस पीडीएफ को बनाने के लिए हमने एग्रीकल्चर के कई रिसोर्सेज यूज किए हैं, जो एग्रीकल्चर की बेस्ट बुक हैं, जैसे कि नैमरा सुंडा, अरुण कात्यान, चिद्दा सिंह की बुक है, और हमारा आर के शर्मा की बुक है। इन सारे बुकों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, प्लस नेट के रिसोर्सेज को इंक्लूड किया है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इससे अच्छा पीडीएफ या इससे अच्छा मैटर आप कई किताबों को इंक्लूड करेंगे, तब इससे अच्छा आप मैटर कहीं ढूंढ पाएंगे। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ राइस। आज हम धान की खेती को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बॉटनिकल नाम इसका क्या होता है, और ये सटाइवा होता है। फैमिली इसकी है ग्रैमनी अपोइसी होती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 2n बराबर 22 होते हैं। चलिए अब इसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द जीनस ओराइजा सटाइवा इंक्लूड 24 स्पीसीज, यानी कि जो जीनस ओराइजा सटाइवा है उसमें कितनी होती हैं, 24 स्पीसीज होती हैं। इसमें से 22 स्पीसीज होती हैं वो वाइल्ड होती हैं। 22 स्पीसीज वाइल्ड स्पीसीज होती हैं, और 2 स्पीसीज आर कल्टिवेटेड होती हैं, यानी कि 2 प्रजातियाँ उगाई जाती हैं, और 22 प्रजातियाँ कैसी हैं, जंगली रूप में पाई जाती हैं, जिनको हम एग्रीकल्चर कल्टिवेशन में यूज नहीं करते हैं। ओराइजा सटाइवा एक होती है, ओराइजा सटाइवा एक होती है, ओराइजा ग्लिवेरमा। चलिए आगे देखते हैं। ऑरेंज सटाइवा जी डिप्लॉयड स्पीसीज, ये होती है डिप्लॉयड स्पीसीज, यानी कि हैप्लॉयड होती है n बराबर, डिप्लॉयड होता है 2n बराबर। तो 2n बराबर इसमें 24 क्रोमोसोम होते हैं, और हैप्लॉयड यानी कि n बराबर होते हैं 12 क्रोमोसोम। ऑरेंज सटाइवा डिवाइडेड इंटू थ्री सब स्पीसीज, यानी कि ऑरेंज सटाइवा को आगे आगे करके 3 सब स्पीसीजों में डिवाइड किया गया है। 3 सब स्पीसीजों में, 3 सब स्पीसीज। सबसे पहले इसका नाम है इंडिका है, फिर इसके बाद में जापान का है, फिर इसके बाद में जावानिका है। यानी कि ओराई सटाइवा को क्या है, 3 सब स्पीसीजों में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला ओराई इंडिका हो जाएगा, ओराई जापान का हो जाएगा, ओराई जावान का हो जाएगा। चलिए आगे इस कंटिन्यू करते हैं इस क्लासिफिकेशन को। इंडिका ग्राउंड इंडिया, इंडिका के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये इंडिका इंडिका इंडिया है। तो ये कहाँ ग्राउंड की जाती है, इंडिया में ग्राउंड की जाती है। ये किस रीजन में ग्राउंड की जाती है, तो ये ग्राउंड की जाती है ट्रॉपिकल रीजन में। इस क्रॉप को हम जो ओरेजा इंडिका है, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं। फ्रूट इज नॉन एज कैरीऑप्सिस। तो धान का जो चावल, मतलब चावल का जो दाना होता है, उसे हम बोलते हैं कैरीऑप्सिस। नंबर 2 देखते हैं जापान का। जापान का के नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि जापान का, तो ये जापान में ग्राउंड की जाती है। ये वैरायटी कहाँ ग्राउंड की जाती है, जापान में इसको हम ग्रो करते हैं। इन सब ट्रॉपिकल रीजन एंड वार्म टेम्परेट रीजन, जहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती हो, और वार्म रीजन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस रीजन में हम इसको ग्रो करते हैं। ओवल एंड राउंड ग्रेन, यानी कि इसका जो ग्रेन कैसा होता है, गोल होता है, राउंड होता है, ओवल होता है। लोडिंग डज नॉट अकर्स, यानी कि इसमें एक प्रॉब्लम नहीं होती है लोडिंग की, यानी कि ये जो जापान का होता है, ये क्या होता है, गिरता नहीं है। जैसे जब भी पानी भर जाता है राइस के खेत में, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जब धान की फसल गिर जाती, तो इसमें वो समस्या नहीं होती लोडिंग की। नंबर 3 देखते हैं जावान का। दीज आर मोस्टली फाउंड इन इंडोनेशिया, यानी कि ये जो जावान का स्पीसीज है, ये कहाँ पाई जाती है, इंडोनेशिया में। आगे देखते हैं हम इसके राइस की क्रॉप में क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें किस प्रकार की क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है कल्टीवेशन ऑफ राइस करने के लिए। राइस क्रॉप नीड अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि जो राइस क्रॉप अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि गर्म और आर्द्र तापमान की आवश्यकता होती है। एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड रेंजेस फ्रॉम, यानी कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, 21 से 37 डिग्री सेल्सियस हमारा एवरेज टेम्परेचर होता है। इसमें हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम हमारा टेम्परेचर होता है कम से कम वो होता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। अब हम नेक्स्ट इसकी सॉइल को पढ़ेंगे कि हमें कल्टीवेशन ऑफ राइस करने के लिए, धान की खेती करने के लिए हमें किस प्रकार की सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए देखते हैं सॉइल को। क्ले और क्ले लोम और मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम क्या राइस की कल्टीवेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी सॉइल मोस्ट सुटेबल है, एक तो क्ले और क्ले लोम।
दोमट लॉन, दोमट भूमि या दोमट मृदा, ये हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल। और क्ले सॉइल, एसिडिक सॉइल जिसमें एसिडिटी पाई जाती है, जिसका पीएच मान कम होता है, जिसका पीएच मान कम होता है, जिसमें एसिडिटी पाई जाती है, वो सॉइल क्या है, मोर सुटेबल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए। एंड पीएच का, इसका पीएच कितना होना चाहिए, एंड पीएच रेंजेस बिटवीन, यानी कि पीएच होना चाहिए 5.5 से 6.5 पीएच। इसका पीएच होना चाहिए 5.5 से 6.5, जो कि एसिडिक सॉइल का होता है। अ मेजर पार्ट ऑफ राइस क्रॉप इन इंडिया ग्राउंड अंडर द लो लैंड एरिया, यानी कि जो राइस होता है, राइस को हम ग्रो किस एरिया में करते हैं, लो लैंड एरिया में, जहाँ पर पानी भर जाता है उस एरिया में हम राइस की कल्टीवेशन को करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लो लोइंग एरिया है, कैसा एरिया है जहाँ पर ये पानी भर जाता है। जैसे कि जब रेनफॉल होगी तो पानी क्या होगा, यहाँ इस एरिया में भर जाएगा। इस एरिया में जहाँ पानी भरा होता है इसे हम बोलते हैं लो लोइंग एरिया। इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कल्टीवेशन ऑफ राइस करते हैं लो लैंड एरिया में। आगे देखते हैं हम इसमें। अब हम देखते हैं राइस की सोइंग टाइम को। सोइंग टाइम यानी कि बोने का समय कौन कौन सा होता है। तो इसमें हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं। सोइंग टाइम में, सोइंग टाइम में एक तो इसका हो गया लोकल नेम, लोकल नेम, लोकल नेम है सोइंग टाइम एंड हार्वेस्ट टाइम। तो लोकल नेम में जो हमारा होता है, एक राइस होता है वो होता है आउस। आउस ये कहाँ ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में। इसका जो सोइंग टाइम होता है वो होता है अप्रैल एंड मई। इसके बाद में इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो होता है सितंबर एंड अक्टूबर में। फिर इसके बाद में है अमन। अमन जो राइस है वो कहाँ उगाया जाता है, उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका सोइंग टाइम होता है जून एंड जुलाई। फिर इसके बाद में आप देखिए इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है नवंबर एंड दिसंबर। इसके बाद में होता है बोरो, नंबर 3 पे बोरो। बोरो कहाँ उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। और इसका सोइंग टाइम होता है वो होता है नवंबर दिसंबर, यानी कि बुवाई का समय नवंबर दिसंबर होता है। और कटाई का समय यानी कि हार्वेस्ट टाइम होता है मार्च टू अप्रैल। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। ये मैंने इसको ट्रिक को लिखा है, इस ट्रिक से आप देख सकते हैं आगे। अगर हम इसको सारी चीज़ों को समझाएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे कि देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब हम आगे करते हैं इसके मेथड ऑफ राइजिंग सीडलिंग। यानी कि हम क्या करते हैं, रेजिंग सीडलिंग, यानी कि हम जब धान की क्रॉप करते हैं तो क्या करते हैं, हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। धान की क्रॉप में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी कि प्लांट को हम कहीं और तैयार करते हैं, फिर वहाँ से प्लांट को उखाड़ कर फील्ड में लगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। तो इसमें हम देखते हैं दिस मेथड इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस, यानी कि अब हम फर्स्ट मेथड को पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सा मेथड अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये है अपना डेपोक मेथड। दिस मेथड इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस, यानी डेपोक मेथड को कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, फिलीपींस से। इसमें एक चीज़ ऊपर छूट गई है, उसे पहले कर लेते हैं, सॉरी। हम यहाँ पर हम भूल गए हैं कि हमें करना था सीड रेट। हम धान की सीड रेट को पढ़ेंगे, पर हम देखते हैं सीड रेट में। सीड रेट में सबसे पहले हमारा है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, छिड़काव विधि द्वारा कितना बीज लगता है, तो इसमें लगता है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ड्रिलिंग मेथड में जब सीड ड्रिल द्वारा करते हैं तो इसमें कितना लगता है, 60 किलोग्राम। हाइब्रिड राइस की जो सीड रेट होती है वो होती है 15 kg, यानी कि 15 kg पर हेक्टेयर। अब देखते हैं मेथड ऑफ राइजिंग। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डेपोक मेथड। तो डेपोक मेथड में हम देख लेते हैं, दिस मेथड इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस, यानी कि डेपोक मेथड को कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर विकसित किया गया, तो इसको विकसित किया गया फिलीपींस के द्वारा। दिस मेथड एडोप्टेड बाई, ये यहाँ पर कुछ छूट रहा है, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था, उनने ये डेवलप किया था, सॉरी उनका नाम छूट गया है। चलिए आगे देख लेते, कोई बात नहीं। सम फार्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश के कुछ फार्मर हैं जो इस डेपोक मेथड को यूज करते हैं। 20 से 30 मीटर एरिया आर रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर राइस प्लांटिंग सीड रिक्वायर्ड 1.5 kg, यानी कि इसकी एरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, एरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 मीटर होती है। जब हम 1 हेक्टेयर खेत की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो हमें कितनी एरिया की आवश्यकता होती है, 25 से 30 मीटर एरिया की। और इसमें हमारी जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 1.5 से 2 किलोग्राम होती है सीड रेट पर हेक्टेयर। सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि जो हमारी सीडलिंग होती है, जैसे हमारा पौधा जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है, वो कितने दिनों में हो जाता है, वो हो जाता है 11 से 14 दिनों में। पक्का 11 से 14 दिनों में जो है पौधा तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। आगे देखते हैं हम इसमें, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये है।
आगे हम देखते हैं अगला मेथड ट्रांसप्लांटिंग का। नर्सरी तैयार करने की हमारी अगली विधि है वो है सीरी मेथड। सीरी मेथड में हम कैसे तैयार करते हैं? सीरी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसे हम बोलते हैं सीरी, SRI, यानी कि इसको हम बोलते हैं सीरी। सॉरी सही से नहीं हो पा रहा है, SRI, सीरी मेथड, इसको हम बोलते हैं सीरी मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। The system of rice intensification involve cultivating rice with as much more organic manure possible. श्री पैडी कल्टीवेशन रिक्वायर लेस वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, श्री मेथड में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, ज़्यादा से, इसकी कल्टीवेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। और इसमें हमें क्या होता है, कम से कम वाटर की आवश्यकता होती है, लेट वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ लेस वाटर, लेस वाटर आर रिक्वायर, यानी कम से कम पानी की आवश्यकता होती है इसमें। इन्वॉल्व लेस एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें इसमें बहुत कम खर्चा लगता है, इसमें लेस एक्सपेंडिचर होता है कम से कम खर्च में। एंड गिव मोर ईल्ड, कम से कम खर्चा में हमें अधिक से अधिक ईल्ड मिलती है। 10 इट इज बेनिफिशियल फॉर स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि स्मॉल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनकी लैंड कैपेबिलिटी होती है लेस देन 1 हेक्टेयर, और मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनकी लैंड कैपेबिलिटी, यानी कि लैंड जो होती है उनकी लेस मोर देन 1 हेक्टेयर, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्मॉल फार्मर। एंड मार्जिनल फार्मर किन्हें बोलते हैं, जिनके पास लैंड की जो लैंड होती है वो होती है मोर देन 1 हेक्टेयर। सीरी वाज फर्स्ट डेवलप्ड, यानी जो सीरी मेथड है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, उसको डेवलप किया गया था। सीरी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन मेडागास्कर, मेडागास्कर 1980 में, मेडागास्कर कंट्री ने इसको डेवलप किया था 1980 में। सीरी सीरी में क्या होता है, सीरी मेथड में क्या, पैडी कल्टीवेशन, लेस क्वांटिटी ऑफ सीड, यानी कि इसमें कम से कम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम सीड की आवश्यकता पड़ती है हमें इसमें सीरी मेथड में। और इसकी स्पेसिंग भी बहुत कम होती है, जैसे इसकी स्पेसिंग क्या है, इसकी स्पेसिंग हम देखें, इसकी स्पेसिंग होती है 25 से 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पेसिंग जो होती है ज़्यादा, सॉरी कम नहीं, ज़्यादा स्पेसिंग होती है, 25 से 25 सेंटीमीटर होती है। सीड कम आवश्यकता पड़ता है, और इसमें जैसे 2 किलोग्राम सीड लगता है, एरिया की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ राइस ऑफ इंटेंसिफिकेशन को अपनाकर हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम, इसमें जो जर्मिनेशन टाइप होता है वो कैसा होता है, हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन राइस प्लांट। मोस्टली जो एक बीज पत्री या मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें हाइपोजियल टाइप ही जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल टाइप जर्मिनेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाइपोजियल इपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन की पिक है, और ये है हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन की पिक। इसमें क्या होता है, हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन में क्या होता है, जो इपिकोटाइल होता है वो सॉइल के बाहर निकल आता है, और हाइपोकोटाइल होता है सॉइल के अंदर होता है, यानी कि सॉइल के अंदर हाइपोकोटाइल होता है, इपिकोटाइल जो होता है वो सॉइल के बाहर निकल आता है। इसमें क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन में जो मोनो डाइकोट प्लांट में होते हैं, इनमें क्या होता है, जो इनका हाइपोकोटाइल होता है वो सॉइल के बाहर निकल आता है, हाइपोकोटाइल होता है वो सॉइल के बाहर निकल आता है, और इस इनका हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोजियल प्लांट का वो सॉइल के अंदर रहता है। यानी कि जो हमारा राइस है इसमें क्या है, हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन राइस प्लांट, यानी कि हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन पाया जाता है राइस प्लांट में। चलिए आगे देखते हैं स्पेसिंग। अब हम इसकी स्पेसिंग को देखेंगे। स्पेसिंग में देखते हैं हम, इसमें क्या है, स्पेसिंग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं हम 20 × 10 सेंटीमीटर पे, ये तो हाइब्रिड राइस की होती है 20 × 15 सेंटीमीटर, और श्री मेथड में हम करते हैं 25 × 25 सेंटीमीटर, यानी कि श्री मेथड की जो स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और सीड लगता है वो बहुत कम लगता है। आगे हम इसमें देखते हैं, आगे क्या है, इसमें राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांटेड एट, यानी कि राइस प्लांट जो ट्रांसप्लांटिंग है वो कितने दिन में हम तैयार करते हैं। जैसे कि खरीफ सीजन में है तो वो 21 से 25 दिन डेज आफ्टर सोइंग, राइस प्लांटेड इज ट्रांसप्लांटेड एट 21 से 25 दिन में। और रबी सीजन में कितने में हो जाता है, रबी सीजन में जब हम करते हैं तो 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग में हो जाता है। और इसमें क्या, इसमें जो श्री मेथड है, तो श्री मेथड में जो ट्रांसप्लांटिंग तैयार हो जाती है वो कितने दिन में हो जाती है, 11 से 14 दिन में, यानी कि खरीफ में 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधा तैयार हो जाता है सोइंग के बाद,
और रबी में क्या 30 से 35 दिन के लिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधा तैयार हो जाता है। श्री मेथड में 11 से 14 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधा तैयार हो जाता है। और ड्राईलैंड अल्कलाइन सॉइल में क्या होता है, 30 से 35 दिन में पौधा तैयार होता है फॉर ट्रांसप्लांटिंग। अब मैन्योर फर्टिलाइजर को देखते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर में क्या होता है, 4:2:1 यानी कि 4:2 के अनुपात, 4:2:1 के अनुपात में होता है। इसमें हम देखते हैं FYM। FYM में हम क्या है, FYM में देखिए 250 से 300 कुंटल फार्म यार्ड मैन्योर एंड हरी गोबर की खाद, वो कितना, हरी गोबर की खाद नहीं, सड़ी हुई गोबर की खाद 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर लगती है। नाइट्रोजन 100 किलोग्राम लगती है। फास्फोरस 60 किलोग्राम लगती है। और पोटास 50 किलोग्राम लगता है। यानी कि फार्मर मैन्योर कितना लगती है, 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन लगती है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फास्फोरस लगता है 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पोटास लगता है 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब हम इसकी इरिगेशन स्टेज को देख लेते हैं। हम इरिगेशन स्टेज में सिर्फ मोस्ट क्रिटिकल स्टेज को देखेंगे। इसमें फर्स्ट मेथड है बूटिंग स्टेज ऑफ। ये बूटिंग क्या होती है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। सेकंड नंबर पे टिलरिंग स्टेज होती है, मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। और फोर्थ नंबर पे होती है फ्लावरिंग स्टेज। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हम इसको अपलोड करें। तो आज हम इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे डिजीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाला पोर्शन हमारा हम पार्ट 2 में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अभी तुरंत ही इसको पार्ट 2 को अभी बनाएंगे। तो उसमें हम डिजीज़, इंसेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको सबको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।